आज हम तारीख की एक सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत की बात करने वाले हैं। जी हाँ, सल्तनत ओस्मानिया, एक ऐसी हुकूमत जिसकी 600 साला नाकाबिल यकीन दास्तान को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सोचने की बात है ना, कि आखिर कैसे एक छोटा सा खाना बदोश कबीला एक ऐसी अजीम शान सल्तनत खड़ी कर सकता है जिसका सिक्का सदियों तक 3 बर्रे आज़मों पर चलता रहा। ये सवाल ही इस पूरी कहानी की बुनियाद है। तो आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो चलें सफर शुरू करते हैं और ये सफर हमें ले जाता है 13वीं सदी के अनाटोलिया में। यही वो जगह थी जहां एक मुस्तकबिल की अजीम सल्तनत के बीज बोए जा रहे थे। ये कहानी असल में वस्ती एशिया के तुर्क कबाइल से शुरू होती है। ये लोग बेहतरीन जंगजू थे, खाना बदोश, जो मगरिब की तरफ सफर करते करते आज के तुर्की के इलाके में आ बसे थे। और इन्हीं में से एक रहनुमा थे उस्मान अव्वल, जिन्होंने भांप लिया कि उस वक्त की बड़ी ताकत सुल्जूक सल्तनत अब कमजोर पड़ रही है, और इसी कमजोरी में उन्हें एक बहुत बड़ा मौका नजर आया। और फिर जो हुआ वो तारीख है। उस्मान अव्वल ने अनातोलिया में एक छोटी सी रियासत की बुनियाद रखी और देखते ही देखते 13वीं सदी के आखिर से 14वीं सदी तक ये सल्तनत अनातोलिया और फिर जुनूब मशरिकी यूरोप में तेजी से फैलने लगी। और फिर आया साल 1453, जब सुल्तान मोहम्मद दोम ने कुस्तंतनिया को फतह कर लिया। ये सिर्फ एक शहर की फतह नहीं थी, ये बाइजंतीनी सल्तनत का खात्मा था, एक ऐसा वाकया जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। अच्छा, अब सवाल यह है कि वो इतनी तेजी से कामयाब कैसे हुए। इसकी एक बड़ी वजह थी उनकी एक खास फौज जिसे येनिचेरी कहा जाता था। ये कोई आम फौज नहीं थी, ये एक एलीट फोर्स थी जो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान की वफादार थी। इनका नज़्म-ओ-ज़ब्त, इनकी ट्रेनिंग और उनकी वफादारी, उस जमाने में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती थी। और कुस्तंतोनिया की फतह, जिसका नाम बदलकर इस्तांबुल रखा गया, बस यही वो लम्हा था जिसने उस्मानियों को एक इलाकाई ताकत से उठाकर एक हकीकी आलमी सल्तनत बना दिया। एक ऐसी सल्तनत जो यूरोप और एशिया के बीच एक पुल बन गई। तो यहाँ से कहानी एक नए मोड़ पर आती है। आइए देखते हैं कि ये फतह कैसे एक सुनहरी दौर का आगाज बनती है। अब हम बात कर रहे हैं सल्तनत के उरूज की, उसके सुनहरी दौर की। 16वीं सदी वो वक्त था जब उस्मानी ताकत अपने उरूज पर थी, और इस कमाल के पीछे ज्यादातर एक ही नाम था, एक ही दूरंदेश सुल्तान का। जरा इस सल्तनत के फैलाव पर एक नजर डालें, ये वाकई हैरानकुन है। यूरोप में बल्कान, हंगरी, यूनान, एशिया में अनातोलिया से लेकर शाम, इराक और अरब तक, और अफ्रीका में मिस्र, लीबिया, ट्यूनिस, अलजायर। यानी ये एक हकीकी बैनुल बराज़मी ताकत थी जिसके कंट्रोल में दुनिया के सबसे अहम तिजारती रास्ते थे। लेकिन सुलेमान, जिन्हें कानूनी भी कहा जाता है, उनका दौर सिर्फ जंग और फतूहात का नहीं था। नहीं, वो एक शानदार मुंतजिम थे। उन्होंने एक जामे कानूनी निज़ाम बनाया, सुलेमानिया मस्जिद जैसे अजीम शाहकार तामीर करवाए। उनके दौर में फ़न, अदब और साइंस ने बेपनाह तरक्की की। और सबसे अहम बात, उन्होंने सल्तनत में रहने वाले ईसाइयों और यहूदियों को भी मजहबी आज़ादी दी। यानी उन्होंने इस्तांबुल को सही मानों में तहजीब का एक आलमी मरकज बना दिया था। लेकिन कहते हैं ना, हर उरूज को ज़वाल है। बड़ी से बड़ी सल्तनत भी हमेशा कायम नहीं रहती, और उस्मानियों के साथ भी यही हुआ। उनका ज़वाल अचानक नहीं आया, बल्कि ये एक बहुत सुस्त, सदियों पर फैला हुआ अमल था, जैसे बुनियादों में धीरे धीरे दरारें पड़ रही हों। तो हुआ ये कि एक तरफ यूरोप में साइंसी और सन्नती इनकलाब आ रहा था, नई इजादात, नई सोच, और दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया तकनीकी और फौजी इस्लाहात में पीछे रह गई। यूरोप में मजबूत कौमी रियासतें बन रही थीं, जबकि यहाँ अंदरूनी तौर पर इख्तिदार की कशमकश और दरबारी करप्शन ने सल्तनत को खोखला कर दिया था। और जब यूरोप ने नए समुद्री तिजारती रास्ते खोल लिए, तो उस्मानियों की मुआशी बढ़तरी भी खत्म होने लगी। हालात इतने बदल गए कि 19वीं सदी तक आते आते यूरोप की ताकतें इस अजीम सल्तनत को हिकारत से यूरोप का मर्दे बीमार कहने लगी थीं। यानी एक ऐसी ताकत जो बस अब खात्मे के करीब है। और फिर वो आखिरी ज़र्ब लगी जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। पहलू जंग अजीम,
एक ऐसी आलमी तबाही जिसे ये कमजोर और नाजुक हो चुकी सल्तनत बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। देखें हुआ क्या, उस्मानियों ने जंग में जर्मनी का साथ देने का फैसला कर लिया, जो एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। इसकी वजह से सल्तनत को मशरिक वुस्ता, कौफकाज और गैलीपुली जैसे कई महाजों पर एक साथ लड़ना पड़ा, जिसने इसे बिल्कुल निचोड़ कर रख दिया। ऊपर से ब्रितानवी हिमायत से अरब इलाकों में बगावत शुरू हो गई, जिसने सल्तनत की गिरफ्त और कमजोर कर दी। और आखिरकार 1918 में जब जर्मनी और उसके साथी हारे तो सल्तनत उस्मानिया को भी हथियार डालने पड़े। इस शिकस्त और तबाही के बीच एक फौजी कमांडर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क गिलीपुली के महाज पर अपने कामयाब दिफा की वजह से एक कौमी हीरो बनकर उभरे। यानी इसी तबाहकुन जंग की आग से तुर्क अवाम के लिए एक नया लीडर पैदा हो रहा था। तो अब सल्तनत खत्म हो चुकी थी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। 600 साल पुरानी सल्तनत की राख से एक बिल्कुल नई, एक जदीद कौमी रियासत जन्म लेने वाली थी। इसके बाद अतातुर्क ने काबिज फौजों के खिलाफ तुर्क अवाम को इकट्ठा किया और जंग आज़ादी की क़यादत की। 1922 में उस्मानी सल्तनत को सरकारी तौर पर ख़त्म कर दिया गया और फिर 1923 में जमहूरिया तुर्किया का ऐलान हुआ और अतातुर्क इसके पहले सदर बने। तो समझने की बात यह है कि ये सिर्फ एक सल्तनत का खात्मा नहीं था, ये कौम का नया जन्म था। और सदर बनने के बाद उन्होंने तुर्की को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने इनकलाबी इस्लाहात का एक पूरा सिलसिला शुरू कर दिया। खिलाफत ख़त्म कर दी गई, रियासत और मज़हब को अलग कर दिया गया। अरबी रस्मुल ख़त की जगह लातीनी हरूफ़े तहज्जी लाए गए। ख़वातीन को वोट का हक दिया गया और जदीद तालीम और सनत पर जोर दिया। इन इक़दामात ने तुर्की की शनाख्त को जड़ से बदल कर रख दिया। तो ये थी 600 साल पर मुहित एक अजीम सल्तनत की दास्तान, उरूज, कमाल और फिर तब्दीली की एक ऐसी कहानी जिसके असरात आज भी हमारी दुनिया में महसूस किए जाते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है, जिस पर सोचा जा सकता है, क्या इस सल्तनत का ज़वाल लाजमी था या फिर इसकी किस्मत कुछ और भी हो सकती थी।